YouTube पर वीडियोस देखकर हम में से ज़्यादातर ने अपनी टू डू लिस्ट बनानी तो सीख ली है, पर उस टू डू लिस्ट में एक मुस्कुराहट लिखना हम हमेशा भूल जाते हैं। क्योंकि काम के साथ जब मुस्कुराहट भी जुड़ जाए तो रोज़मर्रा के वो काम हमारे मन को भाने लगते हैं और हम खुश मन से अपने वे सारे काम करते हैं, चाहे वो छोटे हों या बड़े। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बी रियल बी सिंपल की एक नई वीडियो में। मैं पूजा एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ सुबह सुबह आप सभी का स्वागत करती हूँ। अभी करीब 5:45 या 6 का टाइम हुआ है। मैं 5 बजे उठी थी और उसके बाद से अपनी हल्की फुल्की एक्सरसाइज करने के बाद अपना पानी मैंने पिया है, गर्म पानी शहद के साथ जो मैं पीती हूँ, और अपनी खाली पेट वाली दवाइयाँ लेकर मैं आ गई हूँ रसोई में, क्योंकि यहीं से सुबह सुबह हर दिन की शुरुआत होती है। मेरी बेटी स्कूल जाएगी आज, तो उसको लंच में मुझे देना है पोहा और ये हमारा ब्रेकफास्ट होगा। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है कढ़ाई में, 1 चम्मच राई डाली है, बिल्कुल थोड़ी सी मैंने इसमें डाली है सौंफ और थोड़ा सा ही खड़ा धनिया, साबुत धनिया जिसको हम बोलते हैं। ये बहुत ही थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में डलते हैं, लेकिन इनका स्वाद बहुत अच्छा आता है पोहे में। यहाँ पे 3-4 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें और एक बड़ी बारीक कटी हुई प्याज मैंने डाली है, लंबाई में कटी हुई। और थोड़ी सी मैंने यहाँ पे मूंगफली डाली है। ये कच्ची मूंगफली है तो थोड़ी सी भुन जाएंगी, इसीलिए मैंने इस स्टेज पे डाली है। हरा धनिया मैंने डाला है, इसको भी मुझे बेसिकली भूनना है क्योंकि कच्चा हरा धनिया मुझे अच्छा नहीं लगता पोहे में। और इस सारे मसाले को अच्छे से थोड़ा भूनने के बाद हम इसमें हल्की सी हल्दी मिलाएंगे। तो पहले मैं आपको पोहा दिखा देती हूँ। ये वाला पोहा मैं इस्तेमाल करती हूँ। ये मीडियम पोहा है, ना ही ज़्यादा बारीक ना ही ज़्यादा मोटा, क्योंकि 2-3 तरह का पोहा मार्केट में आता है और इसके अंदर ये इस तरह से मसाला आता है, पोहे का मसाला, और इसको डालने से ना पोहे का स्वाद डबल हो जाता है। हर एक पोहे के पैकेट के साथ नहीं आता है ये, लेकिन जो मैं लाती हूँ ना, ये GM का क्लासिक करके कुछ पोहा है, उसके अंदर से हमेशा ये पोहे का मसाला निकलता है। तो यहाँ पे मैंने बिल्कुल ज़रा सी हल्दी डाल दी है ताकि हल्दी में से कच्चेपन की महक ना आए, वो भी तेल में अच्छे से भुन जाए। आप लोग चाहे तो ऊपर से भी डाल सकते हैं, मैं इसी स्टेज पे डालती हूँ। बिल्कुल ही थोड़ी सी मैंने डाली है, बहुत ज़्यादा पीले कलर का पोहा मुझे अच्छा नहीं लगता। और यहाँ पे है पोहा, इसको मैंने बहुत अच्छे से 2-3 बार धोया था और फिर एक छलनी में डाल के मैंने रख दिया था ताकि सारा पानी इसका अलग हो जाए। अब ये बिल्कुल खिला खिला पोहा हमारा बन गया है, मतलब रेडी हो गया है। अब मैं इसको इस तड़के में मिला दूंगी और खूब अच्छे से इसको मिलाएंगे हम। तो आप देख रहे हो, मैंने 2-3 बार से धोया था इसको और फिर पानी निकालने के लिए रख दिया था, इससे पोहा खूब अच्छे से खिल गया है। अब मैं यहाँ पे नमक मिला दिया है, एक नींबू का रस मैं इसमें मिला रही हूँ और थोड़ा सा मैं इसमें मिलाऊंगी बूरा, पिसी हुई शक्कर जिसे हम कहते हैं। और ये दोनों ही चीज़ें मिलानी ज़रूरी हैं, मतलब खट्टा भी और मीठा भी। और थोड़ा सा मैंने ये पोहा मसाला इसमें डाला है, बहुत ज़्यादा नहीं डालती हूँ, नहीं तो ये तीखा हो जाता है फिर। और बस अब हम इसको कर देंगे, मतलब गैस को कर देंगे बंद और इसको हम ढक के रख देंगे ताकि जितनी भी भाप इसमें बनी है ये पोहा बस उसी में तैयार हो जाए। अब गैस मैंने बंद की हुई है, मुश्किल से 2 से 3 मिनट में हमारा पोहा तैयार हो जाएगा। अब देखिए, हमारा बिल्कुल खिला खिला पोहा तैयार है और ये इतना जल्दी बनने वाला नाश्ता है ना, फटाफट बन जाता है। मेरी बेटी को भी बहुत पसंद आता है और सबसे बड़ी बात है कि मेरा बेटा भी खा लेता है। बहुत कम चीज़ें ऐसी हैं कि वो भी खा लेता है, तो इसलिए जब भी मैं पोहा बनाती हूँ तो मुझे अलग से किसी के लिए ब्रेकफास्ट नहीं बनाना पड़ता। तो आप लोग भी देखिए, बिल्कुल खिला खिला हमारा पोहा बना है। अगर आपके पास बारीक वाली सेव हो तो आप वो भी इसके ऊपर डालकर खा सकते हैं, उससे इसका स्वाद और भी दुगना हो जाता है। और पोहे के साथ जलेबी भी खाई जाती है, लेकिन फ़िलहाल नहीं है मेरे पास। तो यहाँ पे वानी हो गई है तैयार अपने स्कूल जाने के लिए, उसकी रिक्शा आ गई है, वो चली गई है। और रुमाल भूल गई थी तो वो मैंने उसको दिया, और ये केला उसने बिल्कुल थोड़ा सा ही छोड़ दिया है, मतलब खा लिया लेकिन थोड़ा सा छोड़ दिया। उसके जाने के बाद अच्छे से नहाई धोई और थोड़ी बहुत जो क्लीनिंग करनी थी वो करने के बाद मैंने पूजा की और ऊपर आई हूँ जल देने के लिए। तो पौधों की हालत दिखा रही हूँ आपको।
काफ़ी सारे पौधे मतलब अच्छी कंडीशन में भी हैं और काफ़ी सारे सूख भी चुके हैं। अब चलते हैं नीचे, और नीचे आते वक्त ये थोड़े से कपड़े लेके आई हूँ जो मैंने रात धोए थे, क्योंकि दिन में मैं कपड़े धो नहीं पाती हूँ, ज़्यादातर रात में ही धोती हूँ। और अब ये क्लिप है सीधे करीब 3 बजे की। हस्बैंड को जाना था बाहर, तो वो अपनी पैकिंग कर रहे हैं। मैंने थोड़ी बहुत हेल्प की है उनकी, उन्होंने अपनी पैकिंग खुद ही कर ली है आज अच्छे से। अब वो जा रहे हैं और ये करीब 3 बजे की क्लिप है, क्योंकि देखिए वानी भी आ चुकी है स्कूल से, तो उनको छोड़ने के लिए बेटा जा रहा है। बेसिकली वो ट्रेन से ही जाएंगे, लेकिन स्टेशन तक उनको गाड़ी से ड्रॉप करने के लिए मेरा बेटा जा रहा है। तो आज एक्चुअली आपको जैसे मेरी आवाज़ से भी लग रहा होगा, अभी मेरी तबीयत पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है, इसीलिए मैंने बहुत ज़्यादा शूट नहीं किया था, बस यहीं तक शूट किया था। उसके बाद मुझे लगा कि ये बिल्कुल छोटी सी वीडियो मैं क्या शेयर करूँ आप लोगों के साथ, इसलिए मैंने अब इस वीडियो में जो क्लिप आगे ऐड की हैं ये वाली, ये कुछ पिछले दिनों की क्लिप्स हैं, आप इन्हें एंजॉय कीजिए। देखिए यहाँ पे मुझे थोड़ी सी इलायची का पाउडर बनाना था, लेकिन इलायची बहुत थोड़ी सी थी तो ये पिस नहीं पाती, इसलिए मैंने इनके साथ थोड़ी सी चीनी मिलाकर तब पीसी है। तो आप लोग भी ऐसा ही कीजिए, अगर आपके पास थोड़ी सी इलायची है तो उसको आप चीनी के साथ मिला के पीसिए, वो अच्छे से पिस जाएंगी। उसके बाद आप उसको छलनी से छान लीजिए, तो जो बारीक वाला पाउडर मिलेगा उसको आप खीर में या हलवे में या किसी भी मिठाई में अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं उसमें इस्तेमाल कर लीजिए। और ये जो मोटा पाउडर छलनी में ऊपर बच गया है इसको अलग रख लीजिए। इसको आप चाय में इस्तेमाल कर सकते हैं, या चाशनी में आपको किसी चीज़ में फ्लेवर देना हो इलायची का उसमें भी डाल सकते हैं। तो 2 तरीके का यहाँ पे मेरे पास पाउडर हो गया है, एक बिल्कुल बारीक और एक ये छिलके वाला मोटा दरदरा। तो दोनों को ही मैं इस्तेमाल करूँगी। जो छिलके वाला पाउडर है वो ज़्यादातर चाय में इस्तेमाल होगा। तो इस तरह से हमारी इलायची भी पिस गई। अब एक और काम है, ये मैं अंजीर लाई थी तो ये मुझे रिफ़िल करनी है। साथ ही साथ में ये जो मेरे पास मसाले रखे होते हैं इनको चेक कर रही हूँ कि इनमें से कोई मसाला एक्सपायर तो नहीं हो गया है या एक्सपायर होने वाला तो नहीं है, ताकि मैं उसे इस्तेमाल कर सकूँ। और इनमें से ज़्यादातर मसाले वो हैं जो किसी भी चीज़ के साथ फ्री आते हैं, मतलब ख़रीदे हुए भी हैं मेरे, लेकिन ज़्यादातर वो हैं जो किसी भी चीज़ के साथ फ्री आ जाते हैं। और मसालों में मैं हमेशा छोटे ही पैकेट्स लाना मतलब पसंद करती हूँ, ताकि वो जल्दी से ख़त्म हो जाएं और फिर उनको एक्सपायर होने की मतलब दिक्कत ही ना हो कि वो एक्सपायर हो जाएंगे रखे रखे। जैसे ये गर्म मसाले के पैकेट हैं, ये सिर्फ 5 रुपए के आते हैं, तो इन्हीं को मैं ले आती हूँ। बड़ा पैकेट मैं बहुत ही कम खरीदती हूँ किसी भी मसाले का। यहाँ पे चाट मसाला है, ये मुझे रिफ़िल करना है। अभी पहले मैं ये अंजीर रिफ़िल कर लेती हूँ। तो यहाँ पे ये जार है, अच्छे से धो के मैंने धूप में सुखा लिया है। और ये जार जैसे मैंने बताया किसान जैम जो मैं लाती हूँ उसी में से निकलते हैं, वही मैं रीयूज़ करती हूँ। यहाँ पे मैं पहले इनको ऐसे ही रखने वाली थी अंजीर को, लेकिन ये ऐसे आ नहीं रही थी, इसलिए मैंने इनको सबको खोल के तब रखा है। ये एक रस्सी टाइप में आती हैं, जैसे आप देख रहे होंगे यहीं पे रखी है। ये पता नहीं कोई रस्सी ऐसा कुछ होता है, उसके अंदर ये सारी मतलब पिरो के रखी होती हैं। तो उनको रख दिया है मैंने फ्रिज में। अब एक और काम, मसालेदानी रिफ़िल करनी है मुझे। हालांकि कुछ मसाले हैं इसमें, लेकिन कुछ मसाले मुझे रिफ़िल करने हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि सुबह सुबह जल्दबाजी में जब हमें खिचड़ी कह रही हूँ सब्जी बनानी होती है, या कोई भी आपको मतलब डिश तैयार करनी होती है, तब आपको पता लगता है कि अरे ये वाला मसाला ख़त्म है या वो वाला मसाला ख़त्म है, और कभी कभी वो मसाला घर में होता भी नहीं है। तो यहाँ पे मैं ये रिफ़िल कर रही हूँ। और मसालेदानी तो मैंने पहले ही धो दी थी, मतलब शायद 3-4 दिन पहले ही मैंने धोई है, तो इसलिए धो नहीं रही हूँ, कपड़े से अच्छी तरह उसको साफ़ कर रही हूँ। अब यहाँ पे जो जो भी मसाले ख़त्म हो रहे हैं उनको मैं रिफ़िल कर दूँगी, और 10-12 दिन के लिए फिर ये मेरी मसालेदानी बिल्कुल कहते हैं मैं निश्चिंत हो जाऊँगी इस तरफ से। तो यहाँ पे ज़ीरा ख़त्म हो गया था, वो मैं रिफ़िल कर रही हूँ। मेथी जिसमें ज़्यादातर कढ़ी छोंकते हैं या कद्दू छोंकते हैं, वो रिफ़िल कर रही हूँ। इस तरह से धीरे धीरे करके मैं सारे मसाले रिफ़िल करती जा रही हूँ जो भी मुझे कम दिख रहे हैं। राई कम इस्तेमाल होती है इसलिए उसको रिफ़िल नहीं कर रही हूँ। सौंफ भी कम इस्तेमाल होती है इसलिए यही काफ़ी है।
तो बेसिकली इस काम को करने के पीछे मेरा मकसद ये है कि ऐसा ना हो कि जल्दबाजी में कभी भी हमें सब्जी बनानी है तो हमें लगे कि अरे ज़ीरा ख़त्म हो गया है या इसमें तो हल्दी ख़त्म हो गई है, फिर हम दोबारा से उसका पैकेट टटोलें और हमें पता चले कि वो पैकेट भी ख़त्म हो रहा है। तो अब रिफ़िल करते वक्त मुझे जो भी मसाला जितना दिख रहा है या कोई भी मसाला कम लग रहा है, मैं साथ के साथ उसको नोट भी करती जा रही हूँ कि ये वाला मसाला कम है घर में। तो ये वाली ट्रिक आप लोग भी इस्तेमाल करके देखिए और ज़्यादा नहीं, करीब 10 से 12 दिनों में अगर आप एक बार भी इस तरह से मसालेदानी को रिफ़िल करेंगे तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाएंगे और आपको बार बार वो टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी कि कोई मसाला घर में है या नहीं है। तो हल्दी भी मैंने रिफ़िल कर दी है और सबसे लास्ट में मैंने यहाँ पे रिफ़िल किया है सौंफ धनिए का पाउडर। और ये जो भी डब्बे खाली होते जा रहे हैं इनको साथ के साथ मैं सिंक में रखती जा रही हूँ, इनको मैं साफ़ करके रख दूँगी। इसी तरह से मैं करती हूँ। और यहाँ पे हो गई हमारी मसालेदानी तैयार, सब कुछ मैंने क्लीन कर दिया। अब मैं इसको रख दूँगी। तो जब भी हम रसोई का कोई भी काम करते हैं इस तरह से हम साथ के साथ उस काम को करते जाते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग हमें नहीं करनी पड़ती। वैसे भी मैंने डीप क्लीनिंग अभी की थी रसोई की और उसकी वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर की थी। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो प्लीज़ देख लीजिएगा, मैं लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। यहाँ पे मैं काला नमक रिफ़िल कर रही हूँ। तो अभी थोड़ा बरसात का मौसम है, मतलब पूरी तरह से गया नहीं है, इसलिए काला नमक हल्का हल्का सा जम रहा था। तो इस तरह से कागज़ में लेके मैंने तब इसमें डाला है, क्योंकि ये जो डब्बी है इसका मुंह थोड़ा सा छोटा है। तो आप लोग भी इस तरह से डाल सकते हैं या आपके पास जो फनल होता है ना जिससे हम तेल वगैरह डालते हैं, आप उससे भी डाल सकते हैं। और ये डब्बी भी मेरी ख़रीदी हुई नहीं है, ये मैंने ओरिगेनो और चिली फ्लेक्स ख़रीदे थे। सबसे पहले जब ख़रीदे थे ये उसी में आई थी डब्बियाँ। और यहाँ पे है बेकिंग पाउडर। तो ये बड़ा डब्बा है बेकिंग पाउडर का। बड़ा डब्बा तो मैं रसोई में नहीं रखती हूँ, इस तरह से छोटे डब्बे में मैं इसको रिफ़िल करके रखती हूँ। ये भी वही डब्बी है जिस तरह से लास्ट डब्बी में मैंने काला नमक रिफ़िल किया है, ये उसी तरह की डब्बी है। और ये बड़ी डब्बी मैं रखती हूँ स्टोर रूम में। तो ये देखिए ये दोनों तरफ से इस तरह से खुलती है, एक तरफ से छिड़कने वाली और एक तरफ से मतलब काफ़ी क्वांटिटी निकलती है। तो ये बेकिंग पाउडर मेरा रिफ़िल हो गया। और बेकिंग पाउडर ज़्यादातर मेरे घर में सफाई में इस्तेमाल होता है, केक वगैरह बनाने में तो शायद कम ही इस्तेमाल कर पाती हूँ मैं। तो यहाँ पे ये खांड का डब्बा भी खाली हो गया था, ये मैंने रिफ़िल कर दिया है। हम चाय में या दूध में खांड ही इस्तेमाल करते हैं, मैंने शेयर भी किया है पहले आप लोगों के साथ अपनी वीडियो में। अच्छा, यहाँ पे ये नमकदानी और मतलब मिर्चदानी मैं बोलूँ इसको, लेकिन मैं यहाँ पे रखती हूँ मैं चाट मसाला। तो इन दोनों को भी मुझे रिफ़िल करना था, थोड़ा थोड़ा सा इसमें बचा हुआ है। तो चाट मसाला तो मैं इसी तरह से रिफ़िल कर दूंगी, क्योंकि जो पैकेट है वो मैंने इस तरह से कट किया है कि आसानी से इसके अंदर चला जाएगा। क्योंकि आप देख रहे हो इसका भी जो शीशी है इसका मुंह बहुत छोटा है, तो चाट मसाला तो आसानी से चला गया, लेकिन नमक इस तरह से नहीं जाएगा। क्योंकि जैसे मैंने बताया हल्का हल्का अभी मौसम में नमी है, तो नमक हल्का सा सील जाता है, मतलब उसमें हल्की सी सीलन आ जाती है। तो नमक की डब्बी को मैं कैसे रिफ़िल करूँगी? नमक की डब्बी को रिफ़िल करने के लिए मैंने जो बड़े वाला नमक का डब्बा है वो लिया है और उसके ऊपर ही रख के मैं इसको रिफ़िल करूँगी। और बहुत ही छोटी चम्मच से मैं रिफ़िल कर रही हूँ ताकि जो भी गिरे वो अंदर इसी डब्बे में गिरे, काउंटर टॉप पे ना फैले। इस तरह से मैं रिफ़िल करूँगी और नमक में मॉइस्चर ना आए, मतलब इस छोटे वाली डब्बी में मॉइस्चर ना आए, इसलिए मैंने थोड़े से यहाँ पे ये चावल डाल दिए हैं इसके अंदर। और बस इन डब्बियों को अच्छे से रिफ़िल करने के बाद अब इनको बारी आई है अच्छे से पोंछने की। कोई भी डब्बी आप रिफ़िल करें, चाहे तेल, चाहे नमक, चाहे दालें, कुछ भी, बस एक बार उसको कपड़े से अच्छे से साफ़ ज़रूर कर दें। वही मैं भी यहाँ पे कर रही हूँ। और साथ के साथ अपना काउंटर टॉप भी साफ़ करते चलें तो सफाई बनी रहेगी और उसके लिए आपको फिर बहुत ज़्यादा मेहनत मशक्क़त नहीं करनी पड़ेगी।
और अब यहाँ पे बारी आई सूजी को भूनने की। सूजी मेरे पास रखी हुई थी, मैंने सूजी के लड्डू बनाए थे, लेकिन थोड़ी सी सूजी बच गई थी, तो ये ख़राब ना हो इसलिए इसको मैं भून के रख रही हूँ। और बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, हालांकि बस हल्की सी गुलाबी इसको आप करके रख दें तो फिर ये सूजी करीब 1-1.5 महीने तक भी ख़राब नहीं होगी। हालांकि 1-1.5 महीना ये चलेगी नहीं, पहले ही ख़त्म हो जाएगी। और सूजी के साथ साथ ही मुझे दलिया भी भूनना था, तो वो भी मैं अब यहाँ पे आगे भून के रखूँगी। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं और कुछ काम ऐसे होते हैं रसोई के जो रेगुलर कामों में नहीं होते हैं, लेकिन ये हमें करने होते हैं। तो आप इनको हफ्ते में कर लीजिए या 1 महीने में कर लीजिए, जैसे भी आपको सहूलियत लगे या जैसे भी आपकी रसोई की ज़रूरत हो। तो ये काम ऐसे हैं कि जिनको आप रोज़मर्रा में तो करेंगे नहीं, लेकिन एक बार अगर आप करके रख लेंगे तो आपको सुविधा बहुत हो जाएगी। तो बस इसी तरह से मैं यहाँ पे सूजी को भून के रख रही हूँ और इसके बाद बारी आएगी दलिये को भूनने की। अब मैं दलिया भून लेती हूँ और दलिये को भी मैं इसी तरह से ड्राई रोस्ट करके रखती हूँ। इसमें मैंने कोई भी घी या तेल नहीं डाला है भूनते वक्त। तो जब भी अब मुझे कभी दलिया बनाना होगा तो मुझे फिर उसको भूनना नहीं पड़ेगा, बस डायरेक्ट दलिया लिया और मैंने दूध का या मीठा जैसे मतलब दूध का या नमक का जैसे भी मुझे दलिया बनाना है, बस अब मैं डायरेक्ट उसको बना लूँगी। और ये भून के रखा हुआ दलिया करीब 6 महीने भी ख़राब नहीं होता। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, क्योंकि एक बार मैंने दलिया भून के ऐसे रखा था और एक्चुअली मैं उसको रख के भूल गई थी, लेकिन वो 6 महीने तक भी ऐसे के ऐसे ही रखा रहा था, उसमें कोई कीड़ा नहीं लगा था, कोई फंगस नहीं हुआ था। तो ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ कि 6 महीने भी ख़राब नहीं होता। हालांकि मुझे पता है कि ये मुश्किल से 15-20 दिन चलेगा और जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे सूजी भी भुन गई और हमारा दलिया भी भुन गया और ठंडा करने के बाद इन दोनों को भी मैंने रिफ़िल करके रख दिया। इसको मैंने कांच के जार में रिफ़िल किया है, मतलब कांच के जार में इसको दोबारा से रख दिया है मैंने, और इसको रखा है मैंने इस प्लास्टिक वाले जार में। तो इनमें से ज़्यादातर डब्बे ऐसे हैं, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है कि करीब 90 to 95% डब्बे ऐसे हैं जो मैंने नहीं खरीदे हैं, ये किसी न किसी चीज़ में ही मेरे पास आए हैं। जैसे ये जैम के डब्बे हैं और ये वाले डब्बे तो बहुत पुराने हैं, मेरा बेटा बहुत ही छोटा था, करीब 3-4 साल का, तब ये जूनियर हॉर्लिक्स के डब्बे मेरे पास थे और अभी तक भी हैं, और मेरा बेटा 19 साल का हो चुका है। तो अब इनको रख देते हैं। और उसके बाद बारी आई है जो समा के चावल होते हैं, वो रखे थे मेरे पास थोड़े से, इनको भी भून के ही रख देती हूँ ताकि इनमें कोई कीड़ा ना लग पाए। बहुत थोड़े से ही हैं, ये जल्दी ही इस्तेमाल हो जाएंगे। तो यही थी मेरी आज की वीडियो, जिसको मैंने कुछ नई और कुछ पुरानी क्लिप्स जोड़ के बनाया। तो कैसी लगी आप लोगों को ये वीडियो, प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दोबारा मिलूँगी आपसे जल्दी ही एक नई वीडियो के साथ। अपना टाइम मेरी वीडियो को देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा आप सभी।